हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां मैं आपके सवालों के जवाब देती हूं जो आप लोग मुझसे कमेंट्स के जरिए शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप झिझक रहे हैं, तो बता दूं यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर रहा। इवन मैं किसी का नाम भी नहीं पढ़ती। तो आप बेधड़क होकर अपनी कोई उलझन है, छोटी मोटी या बड़ी, जो भी है आप शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, सलाह देते हैं। तो चलो, आज मैं एपिसोड 182 के प्रश्नों के जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन आया है पेरेंटिंग से रिलेटेड। मैम, मेरा बेटा 19 साल का है, बाहर पढ़ने भेजा है, कोचिंग जाता नहीं है, फ्री फायर खेलता है। मुझे पता लगा तो उसे मैंने डांटा। अब वो बिना खाए पिए अपने रेंट रूम पर बाहर गया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मेरा एक ही बेटा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैं उसके इस गेम के लत पूरी पूरी रात खेलता है, कैसे छुड़वाऊँ। बहुत डिप्रेशन में हूँ। मेरे सास ससुर, बड़ी बहन, जेठ सभी टॉक्सिक हैं। मेरी सारी प्रॉपर्टी उनको छोड़ दी है। मैं परफेक्ट ही हर काम में, मैं बीएड बीटीसी टेट सुपर टेट सब क्लियर है। पति टीचर हैं, बाहर जॉब करते हैं। मुझे बेटे के पास रूम रेंट पर नहीं जाने देते हैं। गांव में रहती हूँ, सब कुछ अपने आप हैंडल करती हूँ, पर बेटे की वजह से परेशान हूँ। प्लीज़ मैम हेल्प मी। देखो, जिसने एक एक लिमिट पे आके ना, आप पेरेंट होने के नाते, या तो आप जो पेरेंटल एडवाइस देने वाले चैनल हैं, स्पेशली कि उनके पास कोई ऑथोराइज डिग्री है, या फिर वो इस चीज़ से इतना निकल चुके, या फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे केस हैंडल करे हैं, या तो वो आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, जो मुझे लगता है। ठीक है, मैं इस वाली एज के बच्चों को अभी पार नहीं कर पाई हूँ। तो रियली में ये है कि किसी को एक बार सलाह दे देना, किसी को एक बार देख लेना कि ठीक है, इतना करने से ये हो गया, मैं आपको बता दूं कि ठीक है ना। लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस कि हाँ, जो काम करेगी ही करेगी, या आप ये करोगे तो आपका बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा ही करेगा, वो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके। क्योंकि जो मेरे भांजे भतीजे जो अब बड़े हो गए हैं, और जब उनकी मैंने टीन एज देखी है, तो जब वो अपनी मम्मी पापा का कहना नहीं मानने वाले जोन में गए ना, तो मैंने देखा कि उनके माँ बाप के पास अभी तक भी कोई ट्रिक ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने अप्लाई करी हो और उनका बच्चा सडनली चेंज हो गया हो। जो बच्चे चेंज हुए, जब उनकी लाइफ ट्रैक पे आई है, वो ऑटोमेटिक आई जब उन्होंने अपने आप को ये देखा कि भैया जो करना है मुझे करना है ना। तो जब बच्चे में अंदर से आती है वो चीज़, इंट्यूशन कहना चाहिए कि मुझे करना है, या फिर मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं करना मुझे, वो करना, वो तब बनता है। ठीक। और जो बच्चे नहीं बन पाए, जिनके अंदर से ये प्रेरणा नहीं आई, वो कहना चाहिए हमारे घर में तो जो कहा जाता है, खाना खराब है, वो ढंग से कमा खा नहीं पाए, वो ऐसे ही वेले फिर रहे हैं, ढंग से नहीं कमा पाए, मुश्किल से अपना गुजारा भर के लिए ही वो कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में। तो माँ बाप तो देखो सबके कोशिश करते हैं, है ना। अब अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, गुस्से में आ गया, बिना खाना खाने पिए पड़ा है, वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, और आप जब वहाँ हो ही नहीं, आपको क्या पता वो बिना खाना खाए पिए पड़ा, हो सकता है आप पे उसने प्रेशर बना दिया, वहाँ पे वो आराम से खा रहा हो। इतना आसान है बिना खाना खाए पिए पड़े रहना। ठीक है। अब आपने उसे डांटा, आप गलत थोड़ी कर रही हो, आपने उसे डांट दिया, लेकिन एक बार डांटने में इतनी ईगो हर्ट हो जाए तो आप क्या ही कर लोगे फिर उस बच्चे का। ये सोच के देखो ना। मैं मान रही हूँ कि आपका एक बेटा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो पूरी तरीके से, लेकिन भैया तुम कितना भी इन्वॉल्व हो जाओगे, बच्चे को अगर नहीं करनी है, आपकी बात माननी नहीं है, तो वो नहीं मानेगा। उसका तरीका वही होता है कि आपकी कोशिश हो सकती है, परिणाम को छोड़ दो। अपने बच्चे से एक बार जिस तरीके से भी वहां जाके या कुछ भी है बात कर लो कि भैया हमारा माँ बाप होने के नाते काम है समझाने का। मतलब मैं अभी जो मेरे मुंह पे बार बार ये चीज़ आती है कि भैया हम माँ बाप हैं, अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाता है किसी बात पे इनकी, हमारा काम है समझाने का। अभी तुम थोड़ा बहुत सुन रहे हो, थोड़े और बड़े हो जाओगे, मैं अपनी बेटियों को बोलती हूँ कि जब भी और बड़े हो जाओगे, 20s में आओगे, 20 छूने वाले होंगे, शायद तुम हमारी बात उतनी सुन भी नहीं रहे होंगे, तुम्हारे पास ना टाइम होगा ना सब वो होगा कि तुम हमारी बात इतनी सुन भी लो और मान भी लो। तुम वो करोगे जो तुम्हें करना है, लेकिन हम बीइंग अ पेरेंट, हमारा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना, कहना। सुनना नहीं सुनना भगवान की मर्जी है, वो तुम्हें किस रास्ते पर डाल रहे हैं, ये भी है। तो थोड़ा भी विश्वास भगवान पे रखो। ठीक है। और आपके हाथ में क्या है, बस वो देख लो कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आप अपने बच्चे को कह सकते हो, अगर डांटने से इतना बवंडर हो रहा है, आप आराम से कह सकते हो। ठीक है ना, बस बोल ही सकते हो और कुछ नहीं। उसको मोटिवेट कर सकते हो कि ये करने के बाद बेटा तू कहाँ जाने वाला है, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो खुद बताएगा कि इसे खेलने से क्या मिल रहा है उसे, या आगे उसे क्या मिलने की संभावना है।
ये वाली बात है। तो उसको आप बच्चे की तरह नहीं हैंडल कर सकते एक 19 साल के लड़के को। आपको उसको ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा जैसे मान के चलो जब हमारी शादी होती है, हमें नहीं पता हमारे पति कैसे होंगे। अरेंज मैरिज में भी, मैं कहूँगी लव मैरिज में भी, जो बंदा बॉयफ्रेंड में जैसा है ज़रूरी नहीं है वो हस्बैंड बन के भी ऐसे ही रहे। तो वो जैसा भी होता है हम फिर उसी हिसाब से अपना सेटिंग बैठा के कोशिश करते हैं ना कि हमारा और उसका रिलेशन अच्छा रहे। सेम टीन एज के बच्चों के साथ मुझे लगता हो जाता है। आपका बच्चा कैसा निकला ना प्योरली किस्मत है। हर माँ बाप सिखाता है, मैं तो मानती हूँ हर एक माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे बढ़िया संस्कार सीखे, अच्छा करे लाइफ में सब कुछ, लेकिन नहीं ना होते सबके ऐसे। तो बात वही है कि भैया उसको देखो, ऐसे नहीं मान रहा ऐसे करके देख लूँ, ऐसे नहीं मान रहा ऐसे करके देख लूँ। ज़्यादा चिपटोगे, ज़्यादा गले में हाथ डालोगे कि भैया नहीं करना ही है तुझे, या फिर ज़्यादा रूड हो जाओगे तो होगा कुछ नहीं। मानना तो उसे फिर भी नहीं है, करेगा वो अपने मन की। आपका और आपके बेटे का रिलेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो एक टाइम आता है जब बच्चे टाइम खराब करते हैं। अपने टाइम को भी याद करो, हमारी लाइफ में भी एक टाइम आया था ना जब हमारा कई कई साल बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहे, हम बेकार ही टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन बस भगवान से प्रार्थना करो कि उसके दिमाग में वो बत्ती जले कि नहीं मुझे कुछ करना है, फिर वो कर लेगा। तो स्ट्रेस लेने से कहना कुछ होना नहीं है, स्ट्रेस मत लो, लेकिन ठंडे दिमाग से जितना कर सकती हो करती रहो, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे। नेक्स्ट, मैम मुझसे सब्जी अच्छी नहीं बनती क्या करूं, हस्बैंड को पसंद नहीं आती क्या करूं। मैंने एक आध बार, पता है सब्जी अच्छी बनाने में कुछ वो नहीं है, दो चार चीज़ें बेसिक रूल ही है। मेरी कुकिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने दो के पहाड़े की तरह रटी हुई है। चलो अगर मेरा टाइम लगा या ध्यान रहा, सिचुएशन बनी, तो लिव लाइफ इजी वाले पे ये कमेंट करना आप, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट कुक भी हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो आपको या तो कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देंगे या फिर मैं प्रॉपर रेशो में बता दूंगी कि जिससे हर सब्जी ठीक ठाक बनती है खाने में अच्छी, कोई बुरा नहीं बता सकता उसे, है ना। तो वो आप ट्राई करना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, मैम मेरे बड़े पापा की लड़की है, उस हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, पर जब से शादी हुई है तब से और मेरी नंद बुराइयां ही करती है। मेरी नंद की शादी में नहीं गई, उसने उसके स्टोरी लगाई इंस्टा पर, जबकि मेरे तो डिवोर्स केस चल रहा है। ऐसे सिस्टर का क्या करें, मैरिज भी नहीं हुई है उसकी। मुझे लगता था उस पर उसका मेरे देवर का गलत रिश्ता है, क्योंकि इस बात को लेकर एक बार कलेश हो गया था, उसने अनफॉलो भी कर दिया था। अब मेरी नंद ने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने भी मुझे थर्ड पर्सन स्टोरी भेजी। मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ना ये क्वेश्चन दो बार पढ़ने पे भी ना ढंग से समझ में नहीं आया कि वो लड़की आपकी बहन है, नंद है, क्या है। बीच में स्पेलिंग मिस्टेक और शब्द गायब है, ठीक है। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना, किसी की वजह से आपके टर्म्स खराब हो रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के। देखो अगर वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इतना, ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आके और जो हमने नहीं किया गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है, या फिर हमें फिर रिश्ता खत्म करने के बाद ब्लॉक कर रहा है, इस तरीके की चीजें कर रहा है, तब अगर वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है आप उससे 1 to 1 मिलकर बात कर लो। और अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक था, ठंडे दिमाग से सोचो कि जब वो आपके साथ ठीक था तब क्या कुछ अच्छा हो रहा था, क्या आपका बहुत सपोर्ट कर रहा था, या कुछ है आपका मन कहता है कि नहीं वो आपको बहुत प्यार करता है, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। तो अगर लग रहा है कि बंदा अच्छा था, गलतफहमी हुई है, जाओ बैठो, माफ़ी मांगनी पड़े, अपने पॉइंट क्लियर करने पड़े, जो करना पड़े, एक बार बैठो बात करो, हो जाएगा सॉर्ट। लेकिन अगर आपको ये नतीजे पे पहुंचो ना कि जब वो साथ में था भी तब भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं हो रहा था, तो फिर जो गया उसे जाने दो। आसान तरीका फिर ये होता है। ये क्वेश्चन है, अब मैं इनका नाम क्या ही लूं, लेकिन 3 बार पढ़ने पे समझ में आया, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक। और ये है, एक बार प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, क्वेश्चन को लिखने के बाद उसे ढंग से पढ़ लिया करो एक बार कि मैंने क्या लिखा है, ताकि मैं उसको पढ़ के समझ पाऊंगी, जब भी तो आपके कुछ मदद कर पाऊंगी। अब इसमें जो मुझे समझ में आया कि कंपटीशन की तैयारी करी थी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन नंबर नहीं आया तो लोग टॉन्ट मार रहे हैं। तो भैया अब जो बदतमीज आदमी है उसमें गलती आपकी नहीं है, जो टॉन्ट मार रहा है वो बदतमीज आदमी है, वो आपको परेशान करने के लिए कर रहा है, तो कुछ बर्दाश्त करने के अलावा आपके पास है नहीं। लेकिन अगर लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे कभी पूछना कि कभी कंपटीशन दिया है, कभी आपका सिलेक्शन हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर आप खुद चले जाओगे भैया आपके तो बहुत हुए, हमें भी कुछ टिप्स दे दो। अक्सर वही मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं करा होता। नेक्स्ट, मैं और मेरे हस्बैंड एक ही स्कूल में टीचर है, मेरे हस्बैंड बहुत भोले हैं, कैसे बात करें कुछ नहीं समझते। मैं होशियार हूँ, काम बहुत अच्छा है, खुद की अलग पहचान रखती हूँ। मुझे लगता है लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड कैसे हैं, वाइफ कैसी, मैं बहुत समझती हूँ, लेकिन कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। पुराने ज़माने के टीचर होते थे ना वैसे। मुझे लगता है लोग हंसेंगे।
आप बेकार की बातें सोच रही हो। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है और ऐसे लोग आज भी हैं और उनकी तारीफ होती है, मजाक नहीं उड़ता। नेक्स्ट, मैम मैं वर्किंग हूँ, मेरा बेटा 6 साल का, बेटी 9 साल की। एक दिन बेटे ने बताया कि दीदी किस का सीन, मतलब उसका कहना था गंदा देखती है और फिर मुझे करती है। आज उस बात को 2 साल हो गए, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया। डांट और प्यार दोनों से बेटी को समझाया। अब दोबारा मैंने कभी ऐसा कुछ बेटे से पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। क्या करना चाहिए? दोनों को अकेले छोड़ना मेरी मजबूरी है, कभी कभी बात याद आ जाती है, कैसे और क्या करूं? प्लीज मैम रिप्लाई। देखो ये चीज वही है ना कि अकेले छोड़ने पे अब बच्चा वहां जिस चीज में देख रहा है उस चीज पर थोड़ी रोक टोक होनी चाहिए। कैसे करोगे वो आप बेहतर जानते हो, किस तरीके से उनको बंद करना है। दूसरी चीज ये है कि अकेले छोड़ने के बजाय फिर कोशिश करो कि कोई बड़ा उनके साथ उस टाइम पे रह ले। नॉर्मल कंडीशन अलग होती है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आपको कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तीसरी चीज ये होती है कि भैया इस चीज से आज के टाइम पे आप बच्चों को पूरी तरीके से कट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अडल्ट सीन आते हैं छोटे मोटे कह के भी, सेंसर के पास हुए हुए में भी इतना कुछ आ जाता है। तो हो सकता है बच्चे ने क्यूरियोसिटी वाइज सोचा हो कि मैं करके देखता हूँ क्या है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं है कि वो बहुत गलत बात कर दी या कुछ है। इस चीज पे ओ माई गॉड पिक्चर आई थी जो सेकंड पार्ट है, मैंने भी रिसेंटली देखी, वो इसी चीज पे है कि सेक्स एजुकेशन है तो है नहीं। तो बच्चे को देख के लग रहा है कि ऐसा करने से क्या होता होगा और वो उसको करके देख रहा है ना। बाहर आते ही वो चीज कह रहे इतना बदतमीज है ये, वो एक्चुअली है क्यूरियोसिटी, शरीर की नीड है। देखा कुछ उसको लगा ऐसे कैसे होता होगा और वो कर रहा है, लेकिन है गलत इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट बड़े भयावह हो सकते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीज बच्चा कर रहा है तो आपको उन्हें अकेले छोड़ने से बचना नहीं होगा। कैसे भी करके बचाओ, फिर वो व्यवस्था बनानी ही होगी। और दूसरी चीज, हो सकता है कि रुक गए हो क्योंकि आपने समझा दिया है ना, जितना प्रभावशाली तरीके से समझाया होगा, हो सकता है वो रुक गए हो। तो एक बार आप, डर लग रहा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन बच्चे से पूछ के कंफर्म भी कर लो कि ऐसा कुछ दोबारा तो नहीं हुआ। बस मुश्किल तो है ही, लेकिन जो है वो है, उसे क्या ही है, अब उससे आप भाग नहीं सकते ना, हैंडल तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज मैम बताएं ना, मेरी शादी के गाने मेरे सास नहीं दे रही है गहने, 10 साल हो गए, लेकिन अब नंद की शादी के क्या मुझे जाना चाहिए? तो वो नहीं दे रही है, फॉर्मेलिटी के लिए शादियां बुला रही है। ये ना एक ही क्वेश्चन कई कई बार रिपीट होते हैं, फिर मुझे याद रहता है कि मैंने इसका लास्ट टाइम आंसर दे दिया, फिर मैं उसको या तो पढ़ती नहीं या फिर कह देती हूँ कि इसका आंसर रिपीटेड है। अब उसको बाद में फिर कमेंट आते हैं कि मैम आपने मेरा नहीं पढ़ा, आपने मेरा नहीं पढ़ा। भैया आप एक बार कमेंट कर दो, उतना काफी है। अगर बार बार करोगे तो मैं बार बार उसी चीज पर डिस्कशन करती रहूंगी, उससे क्या ही फायदा होगा। और जो लोग रेगुलर देखने वाले या पूरा एपिसोड सुनते हैं उनको भी याद आ जाता है कि ये घटना हो चुकी। तो ये गहने वाली बात पिछले 2 बार से डिसाइड हो रही है, डिस्कस हो रही है, लोगों ने इस पर पर्सनल कमेंट भी करे हैं, तो आप पुराने वीडियो पहले खोल के देख लो। नेक्स्ट, राधे राधे आंटी जी, एक बात पूछनी थी आपसे, आपका हिसाब से लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सी अच्छी है? देखो जी, अच्छी बुरी कोई सी नहीं है, दोनों अच्छी हैं दोनों बुरी हैं। हैंडल करने का तरीका एक ही होता है, आप लव मैरिज कर लो या अरेंज मैरिज कर लो। नेक्स्ट, दी मेरा बेटा 5th क्लास में गया है, मिशनरी स्कूल है इसलिए फीस हाई है, हॉबी क्लास की फीस अलग से देनी होती है और रोबोटिक्स की भी। सारे बजट बिगड़ जाता है। स्कूल में बात करी बट दे सेड क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, दोनों कंपलसरी हैं। क्या आपकी बेटियों के स्कूल में भी हॉबी क्लासेस और रोबोटिक्स की अलग से फीस है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन क्लास से पीछा छूट सके? प्लीज बताएं। देखो जी, इसमें तो मेरे बेटियों के स्कूल में तो है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है किसी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है ना, कि फालतू के पैसे ले रहे हैं, फिजूल खर्ची करवा रहे हैं, तो बीइंग अ पेरेंट आपके पास हमेशा से अधिकार है, आप अपना बच्चा दूसरे स्कूल में डाल सकते हो। सिंपल। क्योंकि भाई एक पेरेंट के लिए स्कूल तो अपनी पॉलिसी बदलेगा नहीं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम स्कूल बदल लेंगे, सीधा ये होगा। नेक्स्ट, मैम मैं 40 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने यूपी टेट, सी टेट, आर टेट, सुपर टेट और MA किया है। 24 साल पहले 12 में पढ़ती थी, तब शादी हो गई, तब स्ट्रगल कर रही हूँ पढ़ाई की वजह से। सास के पास नहीं बैठ पाती थी, काम तो मैं ही सारा करती थी। मेरी बहन यानी जेठानी, वो सास को भड़काती है, मैं पढ़ाई की वजह से ध्यान नहीं दे पाई। मेरे बहन ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। मेरे पास बस पति की नौकरी के 12 साल हो गए अलग हुए, बस एक कमरे में मैंने सारा जीवन निकाल दिया। मेरे जेठ ने मेरे पर हाथ भी उठाया था और अब मैं उन बातों को याद करके रोती रहती हूँ।
बहुत डिप्रेशन में हूँ, प्लीज सजेस्ट मी। अब जो हो गया आप उसको याद करके रोती रहती हैं, उससे आपको रोने से क्या फायदा मिला है ये बताएं जरा। कुछ भी नहीं मिल रहा होगा ना। अब आपने जब इतना सब कुछ किया तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, निकली नहीं, क्या हुआ, वो एक समझ लो एक सीन हो गया है। लेकिन अगर आपकी जेठानी ने भड़का के जो कुछ भी है, मतलब मुद्दा ये है कि आपके ससुराल से आपको कुछ मिला नहीं, आपके पति की जॉब है, 12 साल हो गए आपको अलग रह गए, अब आप उनको क्यों रो रही हो? क्यों नहीं आप अपनी गृहस्थी में खुश हो? क्या चाहिए ऐसा उनसे कि जो अब आपके पास होता तो आपकी जिंदगी वाव होती, और वो नहीं है तो नहीं है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी के वाले से भी पूछोगे ना कि भाई तेरा पेट भरा हुआ, वो कहेगा नहीं 50 और चाहिए थे, 25 और चाहिए थे। इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम अलग रह रहे हैं, हमारे परिवार में अपना खाने पीने के लायक हमारे पति की या हमारी नौकरी है, हम सुकून से अपने परिवार में पति पत्नी में प्यार है, बच्चे हैं, बढ़िया, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती फिर सोचने की कि अगला क्या कर रहा है, उसने हमें क्या कह दिया। अरे जो कह दिया तुम्हारे रोने से अगर वो बदल जाए तो रो लो, और रो लो, अपने पति को भी बैठा लो, बच्चों को भी बैठा लो। लेकिन फालतू की बातों पे अपने जीवन के एनर्जी वेस्ट करे जा रही हो, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ ढंग का अपनी लाइफ में नहीं कर रहे, बजाय उसके उसे सोच रहे हो। तो क्या ही है ये लॉजिक? आप तो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो, आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं टैलेंटेड ऋतु मैम से बुटीक मास्टरी कोर्स करना चाहती हूँ भिवानी जाके, और मेरे पति भी मान गए हैं, पर मुझे डर लग रहा है फैमिली में सब मेरे हस्बैंड को कुछ ना बोल दें। अपने हस्बैंड को भी ऐसे प्रोटेक्ट करना आपको, अब उनकी फैमिली कुछ बोल दे नहीं बोल दे वो सब उन्होंने सोच के आपको हाँ कहा होगा ना, अब आपको उनकी भी प्रोटेक्शन लेनी है। ऐसी वजह, इसी वजह से नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई बंधन है नहीं, ये हमने अपने आप गले में डाले हुए हैं। कहीं कहीं है कि भाई मान नहीं तो पिटेगी ये वो, तब भी हम क्यों पिटेंगे? शादी के बंधन की वजह से हम शादी में से ही ना निकल जाएंगे? सारे बंधन ना हमारे खुद के डाले हुए होते हैं, हमारे इन सेंस औरतों के भी आदमियों के भी। अब आपको वहां जाने की परमिशन अगर पति ना देते हैं, जी मेरे पति नहीं दे रहे, अब पति ने दे दी, मेरे पति को कोई कुछ बोल ना दे, अब तुम पति को भी खुद प्रोटेक्ट करोगी क्या? वो अपने परिवार से खुद हैंडल कर लेगा जो करना है। तुम वहां जा रही हो सीखना तो जाओ ना, सीखो, वहां जाके ध्यान लगाओ। और क्यों कोई कुछ कहेगा? ऐसा वहां से सीख के निकलो, कुछ करके दिखाओ, तारीफ होगी उल्टी उनकी, कोई कुछ कहेगा क्यों। नेक्स्ट मैम, मुझे 37 की एज में गवर्नमेंट जॉब मिली है, मैंने एक टीचर हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन जॉब है झारखंड में, जिसकी वजह से मुझे मेरा 1 साल के बेटे को वहीं हरियाणा में उसके पापा के पास छोड़ना पड़ा। हस्बैंड उसकी खूब केयर करते हैं, उसकी दादी माँ भी बहुत प्यार करती हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है कहीं मैं बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, उसको अपनी माँ से दूर रहना पड़ रहा है। फिर वही वाली बात आ गई पिछले वाली, नौकरी मिल गई, परमिशन मिल गई जाने की करने की, बच्चे की भी टेंशन नहीं है, पति संभाल रहा है, दादी भी खूब प्यार से संभाल लिया, हम फिर भी मरे जा रहे हैं। ये अपनी लकड़ी है जो हम लोगों ने ली हुई है, छोड़ दो इस चीज को। 1 साल की बात है, 2 साल 3 साल भी मैं तो कहूँ, अगर बच्चा माँ के पास नहीं है लेकिन उसके पिता है, उसकी दादी है जो केयर कर रही है, माँ जा रही है छुट्टियों में मिलने, तो क्या बुरा है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है, नौकरी कर के ले रही हो, घूम फिर के उस पैसे का फायदा भी बच्चे को ही पहुंचेगा, प्लस आप खुश रहोगी तो बच्चे को ज्यादा खुश रख पाओगी। उसकी वजह से नौकरी छोड़ने का पहले एक बार 2 दिन सोच लो कि मैं तो अपने बेटे के पास ही रहूंगी, मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, नौकरी नहीं कर रही, तब देखना 2 दिन में ही कैसा फील होएगा। तो फालतू की चीजें पता नहीं क्यों सोचते रहते हैं यार आप लोग। एक एक चीज जो लाइफ में बड़ी बड़ी चीज है, अगर वो मिल रही है तो पहले उसको सही से जी तो लो। अब जो छूट रहा है उसके पीछे पड़ा है, ये क्यों छूट रहा है, सब कुछ तो साथ लेके चल नहीं सकते। नेक्स्ट, लेकिन मैम अगर पति ही ब्लॉक करे तो क्या करें? हो जाओ ब्लॉक, बेडरूम से कैसे ब्लॉक करेगा पति? नेक्स्ट, दीदी मैं अच्छी सुंदर हूँ, लंबे बाल हैं, अच्छी हाइट है, सुंदर फेस है, फिर भी हजार कमियां निकालती थी, बोलती है मैं तो ये रिश्ता मैं लेना नहीं चाहती थी, अपनी नंदों के सामने ही बोलती है, देवर जो कि मेरे सगे नहीं है मेरी तरफ आंखें निकाल कर बातें करता है, सास ने पूरा हक दिया है, मैं सास को बोलती हूँ तो बोलती है पहले तो बहू पिटती भी थी, मैं बोलूँ तो अपनी बात से मुकर जाती है। मतलब कमी कौन निकालती है, एक तो यही मेंशन करना भूल गई आप। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो सास, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि हम अच्छे दिखते हैं, सब कुछ सुंदर है हमारा, है, उसके बाद कोई कमी निकाल रहा तो हमारा कॉन्फिडेंस क्यों हिल रहा है?
ऑब्वियसली वो हमें नीचा दिखाना चाह रहा है। हम नीचा क्यों देख रहे हैं जब हमें पता है ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप किसी 6 फीट आदमी को ये कहना शुरू कर दो कि भाई तू तो, तेरी तो हाइट बढ़िया नहीं है, या इतने लंबे किसी काम के नहीं है, ये वो कॉन्शियस हो रहा, क्यों हो रहा भाई? उसको पता मेरी हाइट अच्छी है, तो वो क्यों कॉन्शियस होएगा, है ना? तो आप फालतू का कॉन्शियस हो क्यों रही हो? दूसरी चीज, मैं तो तेरा रिश्ता लेना नहीं चाहती थी, सीधे को मैंने गन पॉइंट पे आके आपसे रिश्ता करवाया क्या? एक बार दे दो मुंह तोड़ जवाब, हो जाएगा सब सही। देवर आंखें निकाल के बात कर रहा है, आपकी आंखें कहाँ गई? आप भी निकालो। क्यों सुन के रहना है? क्या गलती कर दी है ऐसी? शादी करके आए हैं, इनका घर संभाल रहे हैं, अब ये सो कॉल्ड हमारा परिवार बन गया, तो हम नौकर कैसे हैं? हम पंचिंग बैग कैसे हैं कि कोई भी आया बजा के चला गया? क्यों सुन रहे हो? आपको अपनी पोजीशन का खुद ही अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरे हबी गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, एंड एक हफ्ते तक नहाते नहीं हैं। गुटखे की वजह से मैं बात नहीं कर सकते, और कुछ बात हो जाती है तो रात में ड्रिंक करके गाली के साथ आंसर करते हैं। शक भी करते हैं, काश मैं उनको कभी अप्रोच नहीं करती, बट ऐसे गंदे इंसान के साथ रहना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कॉज मेरा एक छोटा बच्चा है। उनको सीधे बोलो कि मुझे आपके अंदर जो इंसान है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल हाइजीन से दिक्कत है, इस पे काम कर लो तो हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। सीधे बोल दो ये चीज़, पड़ेगा फर्क इस चीज़ का। नेक्स्ट, मैम आपने कहा कि अगर कोई ना हो बात करने के लिए तो अपने आप में खुश रहो। अपने आप में खुश कैसे रहते हैं? कभी ना कभी तो कोई चाहिए होता है ना। अगर कोई ना हो तो क्या करें? तो दुखी हो लो, फिर ढूंढते रहो कुछ एक को। भैया एक तुम ही हो जो अपने साथ हमेशा रहोगे जब तक दम नहीं निकल जाता तुम्हारा। बाकी किसी का कुछ नहीं पता कौन कब साथ छोड़ जाए, अपने आप या जिंदगी, है ना? तो जिस पे भी डिपेंड रहोगे उसका साथ छूटने का चांस बना रहेगा। अपने साथ खुश रहना सीखोगे कि हाँ मैं अकेली भी हूँ तो भी मेरे पास काफी कुछ है करने के लिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं अकेले सड़क पर नाच रहे हैं, है ना, ये अकेले सोफे पे बैठ के दांत फाड़ रहे हैं, नहीं। खुश रहने का मतलब ये है कि हम अकेले भी, हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए जिसमें हम इन्वॉल्व रह सकते हैं, अपनी लाइफ में कंटेंट फील कर सकते हैं, है ना? हम दुखी नहीं हो रहे, हम बैठ के रो नहीं रहे, हम आंसू नहीं बहा रहे, ओह हमारे पास कोई नहीं है। इट मीन्स ओके हैं हम अकेले भी, ठीक है ना? तो ये चीज है। और कोई ना हो, कोई कैसे नहीं होगा, हम हैं और भगवान, ये दो चीज तो कभी भी हमारे साथ छोड़ ही नहीं सकती। तो ये दो हैं ना, उसके बाद कोई मिल जाए तो बोनस, ना मिले तो इट्स ओके। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड एंड इन लॉज अब बोल रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत बड़ी लगती हूँ। मैंने टॉल एंड ओवरवेट हूँ मैं, हस्बैंड शॉर्ट एंड लीन बॉडी के हैं। सास ने लड़ाई में बोला, हमें तो सब मोहल्ले रिश्तेदार बोल रहे थे कि कार एंड दहेज देख के शादी कर दी। हस्बैंड भी मजाक में बोल देते हैं वो मेरे छोटे भाई लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। शादी को 2 महीने हुए हैं, मैं वर्किंग भी हूँ, तब भी दहेज के ताने देते हैं, कैसे हैंडल करूँ ये सब, प्लीज हेल्प। सीधे बोलो कि ये जो आंखें हैं शादी के लिए जब मुझे देखने आए थे तब ये किराए पे दे के आए थे क्या? या मैंने गन पॉइंट पे तुमसे रिश्ता करा है? जो पकड़वा ब्याह होता है मैंने सुना है, किडनैप विडनैप कर लिया था क्या? तो जब आंखें बंद थी क्या था? अब कर ली है तो ये अब तुम्हारी गलती है, जो भी है ये मेरी गलती नहीं है। देखो ये जवाब देने के मैं बता रही हूँ, हालांकि बुरा लगता है, आपकी तो लाइफ स्पॉइल हो गई ना, क्योंकि मुझे लगता है कोई मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, काला हो, कुछ भी हो, वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है जो हम जैसे हैं उसको हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो हमारी जिंदगी तो बस उसकी नज़रों में ठीक होने में ही निकल जाएगी। और ऐसा कोई नहीं है जो फिजिकली से अलग, उसके अंदर जो इंसान है उसमें कोई क्वालिटी ना हो। तो इसका नेगेटिव चीज़ वही होती है कि हम अपने फिजिकल लुक पे ताने जब आते हैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि जो हम अंदर से हैं, जो हमारे गुण हैं, उनको हम बढ़ा ही नहीं पा रहे। हम तो लगे हैं खुद को प्रूव करने में उनके सामने कि किसी तरीके से ये ठीक कर दें। तो मुझे तो इसका सबसे सही इलाज ये समझ में आता है, एक बार कह दो अगर कोई आपके ससुराल में टिप्पणी करता है आपके लुक्स पे कि देखने जब मुझे गए थे तो माथे की फूट रही थी क्या, अब देख सुन के हाँ कर दी है तो ये तुम्हारी है। अब तुम्हें मैं समझ में ना आऊँ, मेरा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं फालतू कि लंबी है, मोटी है, छोटा भाई लग रहा हूँ, बेटा लग रहा हूँ, वो उस टाइम पे देखना चाहिए था। अब जो लग रहा है लग रहा है, लगे रहो पूरी जिंदगी। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका सीटेट क्लियर हो गया, आई एम सो हैप्पी विद यू। जॉब ज़्यादा काम को देखकर टेंशन हो तो क्या करें? मुझे भी हो जाती है कई बार सुबह के टाइम जब मैं प्लान कर रही होती हूँ दिमाग में चाय या पानी पीते हुए कि पूरे पूरे दिन क्या क्या काम है, तो कई बार ऐसे काम होते हैं जो इनकी प्रायोरिटी सेम लेवल की है,
तो समझ में नहीं आता कि पहले कौन सा करूं, दूसरा कौन सा करूं। और उनके चक्कर में प्रायोरिटी वाले कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ, प्रायोरिटी में नहीं है लेकिन मेरा मन कर रहा है करने का, वो छूटने का डर। तो कई बार सुबह सुबह होता है, लेकिन फिर 10-15 मिनट की मेंटल प्रोसेस के बाद हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है। ठीक है, उनमें से अभी क्या करना है, एक एक काम करके शुरू करो, अपना दिन स्टार्ट करो, काम मतलब छेड़ दो। तो 10 में से 8 काम हो जाएंगे तो भी काफ़ी कुछ हो जाता है। नेक्स्ट, पता नहीं मैडम जी, मेरे को ऐसा लगता है मेरे बेटे भी सबकी तरह सुंदर दिखें, बट मानती नहीं, बोलती है सुंदरता ज़रूरी नहीं, अपनी सेल्फ केयर तो ज़रूरी है। बताएं, बेटे नहीं होगा फिर ये बेटी होगा, स्पेलिंग फिर गलत हो गई। बेटी, आपको लगता है कि आपकी बेटी भी सबकी बेटी की तरह सुंदर रहे, लेकिन उसको लगता है कि सुंदरता ज़रूरी नहीं है। आपका काम अगेन वही हो गया कि समझा सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक तरीके से समझाओ। जो सुंदर दिख रही हैं प्रेजेंट में लड़कियां, देख कितनी अच्छी लग रही है, इस तरीके से आप बस बता दो, उसको बेइज्जती फील ना हो, मोटिवेट करो उसको अच्छा दिखने के लिए। और दूसरा, आप खुद बहुत अच्छे से रहो। जब आपको वो करते देखेगी कि मम्मा अपनी कितनी सेल्फ केयर करती हैं, कितनी अच्छी दिखती हैं, तब बच्चे अपने आप मोटिवेट होते हैं, हम भी सही दिखें। नेक्स्ट, मैं यूएसए में रहती हूँ, 3 साल में एक बार इंडिया आती हूँ। मेरी भाभी बहुत दोगला व्यवहार करती है, बात बात पर मेरा दिल जलाती है। मम्मी है नहीं, सिर्फ भाई और पापा, दोनों बहुत लाड़ प्यार करते हैं। मैं भी उन सबके लिए खूब गिफ्ट्स लाती हूँ। भाई भाभी के सामने तो अच्छी, भाभी भाई के सामने अच्छी और पीछे खूब ताने मारती है। ससुराल में जाने लायक हालात नहीं है। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आती हूँ, पर वो बहुत दुख देती है, क्या करूँ। अपने दिमाग में टाइमर सेट करो भाभी के लिए, उससे ज़्यादा फालतू उनके सामने रुको नहीं। जैसे ही लगे ना कि मुंह से उगलने वाली है, तभी कट लो। और बीच में एक आध टिप्पणी सी देना भी सीख लो थोड़ा सा, अगर बिल्कुल उसके लेवल पे नहीं जा सकती, क्योंकि आप आ रही हो अपने भाई और पापा की वजह से। मोस्टली टाइम उन्हीं के साथ रहो, जब वो ना हो आप भी बाहर निकल जाओ घूमने, ये वो, कम से कम टाइम बिताओ उस लेडी के साथ। नेक्स्ट, जेवरों के लिए आ ही रहा है इसमें, जिनका मैंने क्वेश्चन बताया था। कोई कह रहा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों से बात करें, कोई किसी ने कहा था पढ़ते नहीं आप लोग पिछले कमेंट ना देख के, उसमें कितने अच्छे अच्छे लगे थे। किसी ने कहा था आराम से निकलवा लो, इमोशनली डायलॉग तक लिख के भेज रखे थे। इतने हेल्पफुल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कमेंट कर करके खूब बताया था। तो जिन्होंने ये जेवर वाला क्वेश्चन करा था ना, वो देख लो पिछले एपिसोड खोल के, कमेंट सेक्शन पढ़ के। नेक्स्ट, दीदी मैं यूपी से हूँ, हम 3 बहू हैं, सबसे छोटी हूँ। शादी में मुझे जो कहा गहना चढ़ा उसमें से कुछ चीज़ें तो मेरी पर्सनल थी, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं वह हम तीनों बहुओं की शामिल है। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमें उन बड़ी चीज़ों में से कुछ भी नहीं लेना है, हम फूटी कोठी भी नहीं लेंगे, जबकि मैं सास ससुर से रिलेटेड पूरी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, तन से मन से धन से। लेकिन मेरे हस्बैंड का बस यही रहता है कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जेठानियाँ मज़े में है, मेरे जितनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाती और फिर भी टेंशन फ्री रहती हैं और उन्हें सब कुछ मिलता है। आप कुछ पॉजिटिव सा सोल्यूशन दे दोगे तो शायद मुझे कुछ अच्छा फील हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरे साथ ससुर सारा गहना उनके बाद भाई के दे दे, यानी मेरे जेठ जी को मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई ज्वेलरी बनवाते भी नहीं, और जो उसे भी है लेने नहीं दे रहे। अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, कंप्लीटली ठीक है। अब आप जिम्मेदारियां फालतू क्यों निभा रही हो, वो नहीं मुझे समझ में आ रहा। 3 बहुएं हैं, आप फालतू जिम्मेदारियां क्यों निभा रही हो? एक तो अपने आप से पहले ये क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। और दूसरी चीज कि वो मजे में है जी, उनको सब मिल भी रहा है, तो वो क्यों मजे में है, आप क्यों पिल रही हो? आप काम अपना हिसाब से ही करो। यही जैसे वो कह रहे हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, आप भी उसी मोड में चले जाओ कि हम भी फालतू कुछ करेंगे नहीं, जितना आराम से हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई मतलब जिम्मेदारी कुछ नहीं, आप काम ऐसा करना शुरू कर दो। अब उसमें कहेंगे कि भाई तू जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही, तो ये इनसे ना हमें कुछ लेना ना देना, जितना आराम से हो जाए उतना करो। तो क्यों सिर पे अपनी गृहस्थी का भार आपने उठाया हुआ है फालतू में? एक तो ये होता है कि भाई हम पे प्रेशर है ना। 4 लोग ये कहेंगे देखो जी सारा माल ले लिया बूढ़े बुढ़िया का, और देखो जी इन्हें ढंग से रख भी नहीं रही है, वो बतेरे ऐसे हैं जो रो पिट के कर रहे हैं लेकिन इसीलिए कर रहे हैं। अब आपके पास तो वो सीन भी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आप काम का ओवरलोड हो रहा है, तो क्यों कर रही हो ओवरलोड? जितना हो रहा है उतना करो। ये नहीं कि हम कुछ ले नहीं रहे तो हम उन्हें रोटी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, लेकिन अति मत करो ना, नॉर्मल करो। 3 टाइम का खाना तो तीनों जेठानियां दौरानियां मिलकर बनाओ, एक क्यों बना रही है? आप काम में तो अपने डिसीजन ले ही सकती हो।
नेक्स्ट सुनीता, आप सीटेट में क्या सिलेबस था? सिलेबस यार ऑनलाइन अवेलेबल है, वो यहाँ मैं क्या बताऊंगी, उसमें ऑनलाइन सारा अवेलेबल है लिखा हुआ। नेक्स्ट, हेलो दीदी, पिछले महीने मेरे पति बहुत बीमार थे, जब मुझे परिवार वालों का साथ चाहिए था, जब किसी ने साथ नहीं दिया। अब ठीक हो गए हैं तो उन्हें कुछ बोलती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है। नंद और देवरानी मेरे साथ गंदा श्लोक करती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पति बीमार थे तो आपको परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, अब जब सही हो गए हैं तो क्या हो रहा है? उन्हें कुछ बोलती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है। देखो, बीमारी में, हारी बीमारी में जो साथ खड़े हो जाए ना, ऐसा परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। ये हर 10 में से 9 परिवारों की कहानी है। जब पति या पत्नी बीमार होते हैं तो वो एक दूसरे का ध्यान रखें ना रखें, तो ये परिवार का काम यही होता है कि जब हम सब कुछ सही है तो वो आके खड़े हो गए, हा हा हू कर ली। परेशानी हमें खुद ही झेलनी होती है। तो अगर इतनी चीज आप अपने गांठ बांध लोगी तो आपको आइंदा कभी भी बुरा नहीं लगेगा। जैसे भी हुआ हो गया, लेकिन जितना मुश्किल टाइम जब आप अकेले निकाल लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है ना। तो वो सब भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है कि अगर किसी ने हमारा मुश्किल टाइम में साथ छोड़ दिया, हिल तो हम जाते हैं लेकिन अगर हम संभल गए उस चीज़ में, तो एक कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि अब हमें एक फील आता है कि यार ठीक है, हम अकेले भी काफ़ी है। तो उस चीज़ से बाहर निकलो। जो टाइम निकल गया, अच्छी बात यह है कि वो ठीक हो गए। तो आप किसी को कुछ कहने सुनने से बचो, अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा और पति के साथ आपका बात भी खराब नहीं होगी। फिर आया देखो एक शिकायत, इनके सवाल सारे दौरानी जिठानी बस ये हैं और कुछ नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे लाइन से पढ़ रही हूँ, ठीक है। और जो आप कह रहे हो ना दौरानी जिठानी, शायद आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनकी में है उन्हें समझ में आता है कि ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है। और सारी दौरानी जिठानी के होते भी नहीं, शायद आप पूरा एपिसोड सुन ही नहीं रहे, या तो इसलिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छूट गया, या फिर कमेंट ऐसे टाइम पर कर रहे हो जब मैं शूट कर चुकी होती हूँ। 2 दिन का टाइम मिलता है कमेंट करने का, उसके बाद शूट हो जाता है, तो फिर मैं उसके बाद तो पलट के नहीं देख पाती, है ना। लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला तो हमने तुरंत जिनके जवाब मिल रहे हैं उनके सवालों को ही बेकार बता दिया। ये होती है, यही मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ ये चीज़, ये टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती है। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं करते कि अगला अगर ये कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, या एक भरोसा होता है सामने वाले पे कि यार अगर छूटा है तो कुछ हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, वो नहीं सोच रहा आदमी। बस सीधे कि मेरे तो दिया ही नहीं सवाल का जवाब, मेरे तो छोड़ दिया, इनके तो ऐसे ही रहते हैं, है ना। यही चीज परिवारों में होती है, यही चीज रिलेशन में, स्टाफ में, हर जगह होती है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से चीजें नहीं हुई, हम सामने वाले का पॉइंट देख ही नहीं रहे कि वो वहां से बैठ के कैसे सोच रहा होगा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, ऐसी मदर इन लॉ के साथ जो कि बहुत ही तेज तर्रार हो और जिद्दी हो, उनके साथ कैसे प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बनाया जाए, दिखावा भी बना रहे 4 लोगों के बीच में और मेरा मेंटल पीस भी बना रहे, उनकी तेजाई भी मेरे ऊपर हावी ना हो। प्रैक्टिकल इसलिए कहा क्योंकि इमोशनली जुड़ने का तो कोई चांस नहीं, क्योंकि बहुत सालों तक सब कुछ करने के बाद बस सुनने को यही मिला कि कुछ किया ही नहीं, इसलिए पूछा बैलेंस कैसे बनाया जाए। पिछली बार एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैंने ना एक नया तरीका सीख लिया कि जब वो कुछ बोल रही होती हैं, ताने देती होती हैं, तो मैं कोई फनी से मुहावरा या कुछ मेरे दिमाग में आता है और मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है बजाय उनकी बात से गुस्सा होने के। वो बिल्कुल सही था, है ना। अब आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर है कि मुझे इनसे एक दिखावे का रिश्ता रखना है कि समाज में 4 लोगों के सामने हाँ हूँ, तो बस हो गया क्लियर आपके माइंड में कि क्या रिलेशन रखना है। सीधे नमस्ते, पैर छूना है पैर छू लिए। अब वो आपको पता है वहां से गोलीबारी होगी, कुछ बकेंगी, उल्टा सीधा जो भी है, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो वो चीजें इतना असर करती नहीं है अगर हमें पता हो सामने वाला में गाली देने वाला है। झटका तब लगता है वो सडनली आती है चीजें। तो अब आपको पता है कि अगला ये है, इसकी ये टेंडेंसी है, ऐसे बात करता है, ऐसे बोलेगा, ये बोल सकता है, तो बोलेगा। आपको क्या लग रहा है, मतलब मैं किसी जन्नत में ऐसे में रह रही हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग ही नहीं है जिनके मुंह खोलते ही कहना चाहिए लिटरली गोबर निकलता है। नेगेटिविटी के वॉल्केनो हैं मेरी सर्कल में, 2-3 लोग, और ऐसे जिनसे मुझे लगभग डेली ही मिलना है। लेकिन एक आदत हो गई कि भाई ये इंसान इतनी देर ऐसे ऐसे ऐसे, इन सिचुएशन में ये इतना भौंकेगा, इन सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट करेगा, मुझे परेशान करने के लिए यहाँ तक जा सकता है, एक अंदाजा हो गया है।
तो किसी से तो टाइमर सेट किया हुआ है कि भाई इससे ज़्यादा इसके आगे बैठना नहीं। और जहाँ आप टाइम नहीं कंट्रोल कर सकते, सपोज करो स्टाफ में है या कुछ है कि उतने घंटे आपको एक प्रेमाइसिस में साथ बिताने ही बिताने, वहाँ पर एक शील्ड बना लिए। मुझे पता है ये भौंकेगा या भौंकेगी, ठीक है अच्छा, अब पता है ना कि वो यही बोलेगा तो उतना असर नहीं होता। जब आप सोच के जा रहे हो कि सब कुछ ठीक रहेगा और वहां से कुछ उल्टा हो जाता है, जब बुरा लगता है। तो आपकी सास का ये है कि भाई ठीक है, ये ताने देगी या जो भी करेगी, मुझे ये करना है, पैर छूना है, ये करना है, बस बात खत्म हो गया। ये मशीन की तरह काम के ये करना है बस। किसी काम में है, नेक जोग में है, कह दे कर लो कर लिया, नहीं कह दे मत करो मत करो। अपना दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सबकी नज़र में हो जाएगा तो कितनी बढ़िया बहू है, जैसे सास कह रही है वैसे कर रही है। कोई काम आपकी गुंजाइश से बाहर का है, नहीं भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी मान के अभी हाँ क्यों कर रहे हैं, अगली को बुरा ना लगे। बुरा वो पहले ही लगाए पड़ी है पूरी जिंदगी के लिए, तो मुद्दा ही खत्म। जितना आपको अच्छा लगे उतना बिहेव कर लो, टेक्निकली राइट रहो। नेक्स्ट, मैम मैं वही गवर्नमेंट टीचर हूँ जिसके शादी के 8 मंथ में पति का बिहेवियर चेंज हो गया था और घर से जाने को बोल दिया था। मैंने एक मौका अपने शादी को देने के लिए उनसे बात की, पर बात कुछ बनी नहीं, तो मैंने सब इनके फैमिली को बता दिया और अपने जॉब पर वापस आ गई। मैं ससुराल से दूर रहती हूँ, वीक में और हॉलीडे पर जाती हूँ, तब से इस वीक ससुराल नहीं गई। एक स्टेटस लगाया, उसके आंसर है पति ने एक स्टेटस लगाया, तो मैंने उसके स्टेटस पर ही फिर से कमेंट किया और उनका लास्ट स्टेटस सॉरी का था। मैंने बोला ऐसे सॉरी बोलने से अच्छा है कि ना बोले, तो मैसेज किया कि ठीक है मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसे सॉरी नहीं चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इस बार 2 दिन की हॉलीडे है तो मैं जाऊँ या नहीं, क्योंकि मैसेज के बाद अभी तक कोई कॉल नहीं आई और उन्होंने बोला था कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बट मैसेज से कितना ही करें, और गलती करना पर शर्मिंदगी के कारण वो आगे से बात नहीं कर पाते हैं, ये उनका नेचर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे ही चली गई तो कहीं ये बाद में फिर से रिपीट ना हो, और गई तो कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। क्या करूं प्लीज़ बताएं। देखो, ऐसे ही चली गई वाले कुछ बात नहीं, अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए कि मुझे इस तरीके से सॉरी बोलो या ये करो तो आप उन्हें लिख के बताओ, तो अगर वो सच में जैसे भी हो आपको मनाना चाहते हैं तो वो भी कर देंगे। लेकिन जितना आप बता रही हो इतना काफ़ी है वहाँ जाके उनसे बात करने के लिए। एक बार बात करने में कुछ नहीं जा रहा, बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल के माफ़ी कर दिया, लेकिन सुनना तो बनता है कि अगला कह क्या रहा है ना, तो आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाय मैम मेरा 5 साल का लड़का है, अपने से बड़े बच्चों के साथ रहता है, शेयरिंग कम करता है, एटीट्यूड में रहता है, बच्चों के साथ लड़ाई करता है, सो बच्चे उसे अवॉइड करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। मैं क्या करूं? समझाओ बस उसे, और क्या ही कर सकते हैं। उसको इस तरीके की मूवीज या कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिकल में दिखा सकते हो कि देखो जो बच्चा विनम्र है, थोड़ा कहना सुनता है, अपने से छोटों का ध्यान रखता है, बड़ों की इज्जत करता है, वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये मत बोलो कि वो अच्छा लड़का है, कि कितना अच्छा लग रहा है ना वो देखने में, ये चीज़ काम करती है, ठीक है ना। और अगर किसी के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहा तब ऐसी कंडीशन में हमें अपने बच्चे के साथ खड़े होना चाहिए। पहले हम उसके साथ टाइम बिताएं कैसे भी करके। सबसे इम्पोर्टेंट तो घूम फिर के यार बच्चे ही हैं, है ना। उनका कैरेक्टर ही अगर बिल्डअप नहीं हो पाया तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो उसके साथ पहले टाइम बिता के उसको अच्छा बिहेव करने की थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग सी दो, तब बात बनेगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बेटी 10th में है, 87% 9th में आए हैं, टीचर्स कहते हैं अबव 95 ला सकती है, मेहनत करती है पर पेपर में कंफ्यूज हो जाती है, पेपर दे के आती है तो रोने लगती है, टेंशन होती है मुझे। टीचर्स कहते हैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे पूरा रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है, फिर भी मार्क्स पता नहीं कम क्यों आते हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, मेहनत करो, हो जाएगा, देखा जाएगा, गिव सजेशन। आपने सही कह दिया, और उसको अगर वो सुनती हो मुझे या आपकी बात के थ्रू मेरे को जानती हो तो कहना कि उनके भी कभी नंबर अच्छे नहीं आते थे, है ना। और मैं मजाक नहीं कर रही, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन एग्जाम देने में मुझे लिटरली मौत आती थी, तो मेरा मन ही नहीं करता था। और दूसरी चीज़ मैं कभी सीरियस नहीं होती थी, तो 5th 6th तक तो नंबर अच्छे आए, 8th तक भी अच्छे आए, ठीक है, जब तक एकेडमिक था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, पता नहीं क्यों मुझे पेपर देने में मज़ा नहीं आता था, मेरे को लगता था पेपर क्यों हो रहे हैं ये वो। मतलब जा रही हूँ लेकिन ढंग से तैयारी नहीं करके जा रही हूँ, सब कुछ रिवीजन कर रही हूँ लेकिन तरीके से नहीं कर रही। तो जितना अभी तक भी मुझे कॉन्सेप्ट याद हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो एकेडमिक नंबर मेरे अच्छे नहीं आते थे। लेकिन अच्छी बात ये होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी नॉलेज अच्छी होती है, तो आप चीज़ों को क्रैक कर लोगे जो उससे रिलेटेड आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में आएंगी, पहली चीज़।
दूसरी, उसको बोलो कि ठीक है, जिनमें एक क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % नंबर लाने ज़रूरी है, वहाँ चल थोड़े बहुत कम भी हो गए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट जैसे आपको कहीं पर किसी पेपर में क्वालिफाई करने के लिए या किसी पर्टिकुलर एक जॉब में जाने के लिए कि इतने % नंबर होने ज़रूरी है, कि भाई उतना अगर टारगेटेड करके तू कर सकती है तो कम्प्लीटली ओके, है ना। किसी नेट की जैसे थी कि नेट में अगर आपको करना है पेपर, उस टाइम पे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी तो उसमें ये हो रहा था कि जी 55% चाहिए ही चाहिए। अब ग्रेजुएशन में मेरे कम थे तो मुझे ये था 55 कैसे लाऊं एमकॉम में, लेकिन एग्जैक्ट दिमाग में ये था कि 55% से कम आए तो आपका आगे का नेट वाला रास्ता खत्म हो जाएगा। आगे 55। अब यहाँ सी टेट में था 60% वाला पास है, लेकिन ये था कि भाई करना है, गुंजाइश नहीं छोड़नी कि नीचे ना आए, और दूसरी चीज की एक इज्जत भी है कि क्वालिफाइंग परीक्षा भी नहीं हुई, आ गए 120। तो इतना टेंशन मत लो कि लड़की अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है, उसको दिमाग में समझ में चीजें आ गई हैं, तो बहुत ज्यादा अगर एकेडमिक में नंबर नहीं भी आ रहे ना, इट्स ओके। जिस दिन उसको लगेगा मुझे इतने % लाने वो ले आएगी। बाकी चूहा रेस के इसका कोई अंत तो है नहीं। 99.9 वाला बच्चा ही मैंने देखा कि वो ये सोच रहा 0.1 कहाँ रह गया। तो अब उस पर प्रेशर मेरे हिसाब से तो डालो मत, उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रही है, बस आप उसको समझाते रहो, बेटा जितना तुझे आता है कम से कम ये देख ले कि उतना करिया है, बस इतना कह दो, बाकी छोड़ दो उसे। नेक्स्ट, मैम मेरी 4 ननंद है, एक भाई ब्रदर इन लॉ मेंटल पेशेंट है, सासू माँ बेड रिडन है, लास्ट 5 ईयर्स से मैं डे 1 से ही पूरा घर संभाल रही हूँ, अपनी जॉब भी छोड़ दी, पर ननंद रानी फोन पर बस भाई से बात करती हैं, जबकि एक ननंद का ऑपरेशन हुआ तब अपनी बहू से सेवा ना करवाकर 15 डेज 6 मेंबर के साथ मेरे घर ही रही, पूरी सेवा करवाई और जाते समय फेस भी सोना हुआ था। समझ नहीं आता लोगों को खुश कैसे करें, लोगों को खुश करो ही मत, बेस्ट ये होता है। आपको क्यों करना है सबको खुश, क्यों सबके पीछे इतनी एनर्जी वेस्ट करके, और फिर और कर लो अगर नहीं आपको समझ में आया बात, 10 साल 15 साल और सेवाएं कर लो सबकी, उसके बाद फिर आपको ये लगेगा कि यार बेकार ही कर दिया, नॉर्मली रहती तो ज़्यादा अच्छा था। तब आपके हाथ में है, आपको मैं बता दूं कि कर रही हो वेस्ट ही अपनी एनर्जी। जो करता है उसे करवाने वाले तो मिलते ही रहेंगे, किसको बुरा लग रहा है सेवा हो रही है तो, लेकिन हमें देखना है ना हमारे पास कितना टाइम और एनर्जी है। जॉब भी छोड़ दी, गलतियां करी हैं आपने, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट दी, मेरा एक सवाल है कि मेरे घर में तुलसी जी का पौधा है, मैं शाम को दिया नहीं जला पाती हूँ क्योंकि मेरे को शाम को भी फ्रेश होने जाना पड़ता है और बच्चे भी कभी कभी शुद्ध नहीं होते, मैं बार बार नहा नहीं सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। भैया मैं तो इतने चक्करों में पड़ती नहीं कि अगर तुलसी में दिया जलाना है या शाम का दिया जलाना, तो उससे पहले अगर आप फ्रेश हो गए तो दोबारा नहाओगे। मैं तो इतने कर्म कांड मानती नहीं, तो मैं इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मान रही, तो फिर कैसे उसका हल बताऊं, है ना। नहीं होती इतनी ज़्यादा शुद्धता में, जितना इतना ज़्यादा घुसोगे तो हो ही नहीं पाएगा। मैं पूजा पाठ में, इसीलिए तो मैंने पिछले व्लॉग में पूरे में ये बात बोली बार बार कि अगर ज़्यादा नियम कर्म कांड में पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाती है वो चीज़ें फिर। तो अगर करना है, दीपक जलाना है, क्यों नहाना है, अगर हो भी गए फ्रेश ये वो, हाथ धो लो अच्छे से, जाओ। तुलसी माता के ऊपर थोड़ा ही बैठना है तुम्हें, टीका ही तो लगाना है या जो भी है। अब ये तो अपनी अपनी वो रहती है कि कौन किस हद तक शुद्धता को मान रहा है नहीं मान रहा है। मैम एक लड़की के बाद मेरे इन लॉज ने मुझे अपने ओल्ड होम शिफ्ट कर दिया, वहाँ पूरा खानदान बसा हुआ है, सास के फ्रेंड सर्कल, सास ने भी कभी किसी के जाने से मना नहीं किया, बट सब लोगों की इतनी बुराई करी है, मैं नहीं किसी के घर जाती हूँ ना किसी से बात करती हूँ, मुझे कैमरा वाली फीलिंग आती है, सबको लगता है मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, क्या करूँ। सास ने बुराई करी जो भी करी, भैया मुंह का बोल तो सबसे रखना चाहिए ना। एटीट्यूड में देखो ये होता, हमारा तो मन नहीं मिल रहा कि ये आदमी झूठा है या बुरा है, हम इससे क्यों बात करें, लेकिन वो एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी जो नहीं है ना वो प्रूव करने लगता है कि यार पता नहीं किस घमंड में रहती है। तो कहते हैं ना फलदार वृक्ष हमेशा झुक के चलते हैं, तो वो वाली चीज़ है। एक बातचीत का धागा सबसे जोड़े रखो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नॉर्मली बात कर लो, हाल चाल पूछ लो, नमस्ते कर लो, बस इतना ही बहुत होता है। नेक्स्ट, पता नहीं दीदी ऐसा क्यों है पर मुझे कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो मुझे ऐसा लगता है जीना बेकार, मतलब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है,
मैं चाहकर भी वेट लूज नहीं कर पा रही, मेरा मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं ठीक से बता भी नहीं पा रही हूँ मुझे स्वस्थ रहना है दीदी, पर मैं कर कुछ नहीं पा रही। पैरों में इतनी तकलीफ है जाती है कि घर का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा। क्या करूँ? स्कूल में ऑफिस वर्क करती हूँ, आपसे क्या बोलूँ, समझा नहीं आ रहा, क्या करूँ मुझे बताओ प्लीज़। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से पीड़ित हो रही हो, फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों प्रॉब्लम है ना? तो उसमें से जो जल्दी क्योर होगी वो फिजिकल है। फाइनेंशियल स्टेप बाय स्टेप होएगी, लेकिन फिजिकल अगर आपके कोई टेस्ट में नहीं आ रही दिक्कत, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो फिजिकल आपकी चुटकियों में ठीक हो जाएगी एक दिन में। आपको सिर्फ यही सोचने की ज़रूरत है कि ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं मेंटली उलझी हुई हूँ इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है। वेट लॉस का भी ऐसा ही है, स्ट्रेस में भी वेट बढ़ता है ना? तो आप जब तक ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं करोगे ये चीज़ होती रहेगी। अब ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, बहुत बार बता चुकी। ओवर थिंकिंग के अंदर ही उसका इलाज है कि ओवर कर लिया आपने थिंक। सोचना बंद करो। जो भी काम है या जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो आप करना चाह रही हो, नहीं हो रही इसलिए परेशान हो, उसको जस्ट कहीं से एक हिस्सा पकड़ो और करना शुरू कर दो। स्टे एक्टिव, अपने आप धीरे धीरे चीज़ सही हो जाएंगी जादू की तरह। अभी उठो, ये वाली वीडियो ख़त्म हो रही है, अगर काम करते करते सुन रही हो तो ठीक है, अगर काम करते हुए नहीं सुन रही हो, बैठ के सुन रही हो, तो मेरे आइडिया से इसे अभी साइड से बंद करो अपना आंसर ख़त्म होते ही, और जो काम अटके हुए हैं उसमें से पहला काम पकड़ो जो भी तुम्हारे सबसे पास हो और उसको करना शुरू कर दो। एक दो काम कर लो, फिर लिस्ट बना लेना कि क्या क्या काम है जिनको करने की वजह से तुम परेशान हो रही हो कि ये नहीं हो पा रहे। एक एक करके करना शुरू करो, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। नेक्स्ट, मैम कन्फ्रंटेशन पावर कैसे बढ़ाएं? कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं लेट गो कर देती हूँ, पर इसको चलते मेरे सामने वाला मेरी बाउंड्रीज पुश करता रहता है। सामने वाले को बुरा ना लगे, रिलेशन ख़राब ना हो, इसलिए कुछ बोलती नहीं, बट ये बैकफायर करता है। प्लीज़ सजेस्ट सोल्यूशन। आ गया रीज़न निकल के, सामने वाले को बुरा ना लगे, हमें भले लगता रहे, रिलेशन ख़राब ना हो। ऐसी रिलेशन जो हमारी बैंड बजा रही है उसे अच्छा रख के भी क्या उखाड़ लोगे? तो करो रिलेशन खराब, लगाओ सामने वाले को बुरा जब वो हमें लगवा रहा है। एक बार लगाना, छूट जाएगा पीछा। और बैंड बजाने में जब आपने इतने साल उससे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो आप एक बार उसकी बैंड बजाओगे, वही क्यों तोड़ेगा? वो भी सोचेगा कि भैया बुरा न लग जाए, क्या पता, करके तो देखो एक बार। नेक्स्ट, हाय दी, मैं अंजू। अभी सब सही है, बेटी है, पति भी अच्छे हैं, पर पास्ट में जो ससुराल के बुरे एक्सपीरियंस रहे बार बार दिमाग में आते हैं, जबकि पेरेंट्स सिस्टर सब बहुत प्यार करते हैं। अच्छी यादों के अच्छे पल दिमाग में नहीं आते, कड़वी याद कैसे छोड़ूं? इंसान की टेंडेंसी होती है रोते रहने की, उसको मज़ा आता है। ऐसे ही अपनी टेंडेंसी को आप चेंज कर सकते हो खुश रहने की। मेरी हो गई, हमारे पूरे परिवार में थी। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं, हमें लगता था कि अगर कोई सामने वाला हमें कह देगा ना तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक्चुअली जब मैंने रियलाइज़ करा, एक्सप्लोर करी ना चीज़ें कि साइकोलॉजिकली दिमाग कैसे काम कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर पे जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जब ये चीज़ें मुझे समझ में आनी शुरू हुई तो मैं उसमें धीरे धीरे घुस रही हूँ, है ना? तो मुझे ये समझ में आया, हम सारों में जो हमारा परिवार था, मतलब मेरा मैं का, है ना, एक्चुअली हमें दुखी रहना, है ना, हम परेशान हैं, हम हमारी स्ट्रगल्स, हम हमें इतना बुरा कह दिया किसी ने, हमें रोना अच्छा लग रहा था। लिटरली होता है और बहुत सारे लोगों में होती है चीज़। मैं कहूँगी बेसिकली सब में होती है, लेकिन ये बचपन से नहीं होती, ये बड़े होके हम लाते हैं। जो बचपन से हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है वो होती है खुश रहने की। आप देखो छोटे बच्चे को, है ना, तो जो हमारी नेचुरल होती है वो होती है हम खुश रहना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जो हम पिक्चरों में देखो, जो हमारी टाइम की पिक्चर है, 80s में मेरा जन्म हुआ, 80s वाले याद कर लो। हमारे यहाँ क्या होता था पिक्चरों में, भाई हीरो या हीरोइन जो भी होता था उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट रहा है, उसकी फैमिली मारी जा रही है, गरीबी, माँ बाप मर गए, है ना, भाई बहनों ने साथ छोड़ दिया, जो काम कर रहा है मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा या जो कुछ भी होते थे, जो फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है, कुछ लोग बाकी के भाई बहन उसको धोखा दे रहे हैं, है ना, लेकिन हीरो कौन दिख रहा है? जिसको धोखा मिल रहा है। ये चीज़ हम देख लेते थे, दिमाग में पता है हमारे इसका मैसेज क्या जाता था? अगर हमारे साथ लाइफ में बुरा हो रहा है, हमारा परिवार हमें धोखा दे रहा है, हम परेशान हैं, है ना, तो हम हीरो हैं,
और जो लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, अपना खा रहे हैं, बना रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग विलेन हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में गई है और ये घुस गई है बिल्कुल अच्छे से। इस चीज़ को मैं कहूँगी रिपीट करके देखना, इस हिस्से को क्लिप कर लेना, ये मानो, एक्सप्लोर करो, आप भी अपने बारे में यही रियलाइज़ करोगे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम खुश रह लिए, है ना, अगर हम अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें किसी के चिल्लपों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम बुरे इंसान बन गए, हम अच्छे इंसान नहीं। अच्छा इंसान हुआ है सबके दुख में दुखी होता रहे। सबके दुख में दुखी हो जाओ, लेकिन सबकी खुशी में खुश भी तो हो, अपनी खुशी में खुश तो हो। अपना एक टारगेट अगर हमने सेट कर लिया कि भाई मेरे को मेरी लाइफ में खुशी चाहिए, मैं मज़े में रहना चाह रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको परेशान करेगी ना, आपका दिमाग एकदम रोबोट की तरह काम करता है, उसको यूं हटाएगा फिर वो। तो हम नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, दुख हो या सुख हो, उसको अट्रैक्ट करते हैं। जो हमें चाहिए लाइफ में, हमें वो ही मिलता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, जिसको आराम चाहिए उसको आराम मिलेगा, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा, जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा। लाइफ में जो जो ढूंढ रहा है उसको वही भगवान देते जाते हैं। तो अब आपके कंडीशन में क्या है, आपके पास घर है, पेरेंट्स है, बहन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको अपने पुराने कड़वे अनुभव याद करने हैं जो पास्ट में हो चुके। याद करने के बाद वो बदलेंगे नहीं, आपको भी पता है, फिर भी आप उनको याद कर रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। लिटरली आपको मज़ा आ रहा है। जो आपने पास्ट में दुख सहे हैं उनको आप दोबारा रिपीट में सह रही हो। अगर अपनी लाइफ का टारगेट अभी तक सेट नहीं करा, अभी से करो कि भाई मेरे को करना मजे लाइफ में, मैं रहूँगी खुश। अपने आप वो चीज़ें हटेंगी कि इनको सोच के मैं क्यों रो रही हूँ, या वो सोचूं ना वहाँ पे मजा आ रहे। और नहीं दिख रहा, नई यादें क्रिएट करो बढ़िया वाली। नेक्स्ट, मैम सुकन्या योजना की तरह बॉयज़ के लिए कोई स्कीम है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। आफ्टर 40 लेडीज़ को मेनोपॉज होता है, उसी टाइप से जेंट्स के साथ कुछ होता है, ये सब भगवान ने लेडीज़ को दिया है। ये भी मुझे नहीं पता, वैसे उन्हें क्या ही होता होगा, उनका कोई सिस्टम बदल तो रहा नहीं। हमारा तो पूरा एक प्रोडक्टिव सिस्टम जो शुरू हुआ था वो ख़त्म होने पे है, तो चेंज होना है। बॉडी में इतना बड़ा चेंज हो रहा है, उनका कोई सिस्टम बदल कहाँ रहा है जो उन्हें जो कुछ होएगा इस तरीके का चेंज फील। दी, आप क्या ज्योतिषी में बिलीव करती हैं? नहीं, मतलब होता होगा जो हस्तरेखा विज्ञान है या जो अंक विज्ञान है उसके थ्रू कुछ भविष्यवाणियाँ कई बार तुक्के से सही हो जाती हैं, लेकिन कोई कहे कि जी मैं उसके अनुसार चीज़ें करना शुरू कर दूंगी, तो वो मैं नहीं। मेरी लाइफ में कुछ हुई ही नहीं सच, तो मैं कैसे मान लूँ। नेक्स्ट, हाय दी, मैं बनी हूँ वही हूँ जिन्हें अब मार्च में मकान शिफ्ट करना है। अपना मकान शिफ्ट करने समय किन बातों का ध्यान रखा था, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैंने मकान शिफ्ट करते टाइम जो सामान निकाला था ना, सबसे ज़्यादा कलाकारी सामान पैक और अनपैक में ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो जिस अलमारी में जो सामान रहता था, जैसे यहाँ सेग्रीगेट है कि ऊपर वाली अलमारी में गर्म कपड़े हैं, नीचे वाली में ये गर्म कपड़े हैं, लहंगे इस वाले बॉक्स में हैं, बर्तन उस वाले बॉक्स में, कट्टों में डाल के बड़े वाले, या फिर आप कार्टन में डालें। उसके ऊपर मार्कर से लिख दिया था कि इसमें अलमारी 1 का सामान है, इसमें अलमारी 2 का। बाहर वाले को कुछ नहीं पता अलमारी 1 में क्या था, अलमारी 2 में क्या था, लेकिन आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाएगी। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जाते ही ज़रूरत पड़ेगी, उस वाले कट्टे को या कार्टन को इस तरीके से करना जो जाते ही ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक सामान। और जो थोड़े टाइम बाद खुलेंगे उन्हें उसी हिसाब से। तो नंबर लिख लेना बस ज़रूर, और एक डायरी में नोट कर लेना कि कट्टे नंबर 1 में या बॉक्स नंबर 1 में ये है, बॉक्स नंबर 2 में ये है। तो कट्टों पे भी लिखा है नंबर और डायरी में भी, इतना काम कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट, दी मेरा आंसर जरूर दीजिएगा। दे ही रही हूँ जी। मैं सास से अलग रहती हूँ, बहुत टॉक्सिसिटी झेलने के बाद मैं अलग हूँ। अब मेरा बेबी हुआ है, तो होने पर तो मेरे और बेबी के लिए कुछ नहीं किया, और अब अपनी बेटियों से मेरे पति को फ़ोन करके कहती हैं बेबी चलने लगी है क्या, बार बार बोलती हैं मेरे बेबी को अपनी माँ के पास रखना का, बोलती हैं मुझे बहुत डर है, मेरा बेबी मुझसे छीनना चाहती हैं, मेरे पति छोटे हैं तो भूल नहीं पाते इन लोगों से, मुझसे कैसे जवाब देना चाहिए इन लोगों को। मतलब आपका बेबी वो कैसे छीन लेंगी, माँ के पास कैसे छोड़ देंगे? या तो आप जॉब पे हो या कुछ हो, लेकिन फिर भी बेफालतू का स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं हो रहा। और रही बात यह कि उस टाइम पे आपका कुछ नहीं करा, इट्स ओके कह के आगे बढ़ना सीखो। अगर इस टाइम पे बुआ का, दादी का बच्चे को प्यार मिल जाता है तो ये आपके बच्चे के लिए अच्छा ही है। ठीक है ना। अपनी पर्सनल चीज़ों को दूर रख के
बच्चे के लिहाज से अगर ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, तो बीच में मिलना जुलना जाना आना तो देखो ज़रूर रखना। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे घर का काम 2-4 दिन तो ठीक से होता है, फिर सब मैस हो जाता है, किचन रूम सब मैसी, ऐसा लगता है बॉडी में जान ही नहीं है मेरे कुछ करने की। 2 बच्चे हैं, 7 साल का 1.5 साल का, बॉयज बहुत नोटी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर को मैनेज करने के लिए मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। आप रोज इतने एनर्जाइज, रोज इतने मोटिवेटेड नहीं रह सकते कि चलो आज करते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए कि करना ही है। वो आप सिस्टम में नहीं बना पा रहे हो। जब 2-4 दिन आप काम करती होंगी ना, तो इतना कर लेती हो कि उसके बाद फिर वो ढप मामला, ठीक है ना। तो एक सिस्टम बना लो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एक लोड लॉन्ड्री का, जितने फ्लैट सर्फेसिस है कि उनको साफ कर दिया, रात की क्लीनिंग करनी ही करनी है ना, चादर झाड़नी है, किस टाइम झाड़नी है, एक सिस्टम बना लिया हर चीज़ का, तो वो ऑटोमेटिक होता रहता है। आप परेशान भी हो ना, तो भी आपका घर चलता रहता है आराम से। ना आपकी बॉडी को पता चलेगा, ना आपके घर को, कि आप दिमाग आपसे अपसेट है या कुछ है। तो बेसिक चीज़ों का जो बिल्कुल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनका एक सिस्टम क्रिएट कर लो कि ये इतनी देर में इतना काम हो जाता है, ऐसे करना। मुझे जोश में मत करो काम, होश में करो। नेक्स्ट, मेरा सवाल सबसे है, प्लीज़ मुझे बताएं कि शराबी से कैसे डील करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। बता दो भाई कमेंट करके इन्हें, जिसके पास इसका कोई सफल इलाज हो वो कमेंट करके बता देना। और आप जिन्होंने कमेंट करा है वो इसी वीडियो में जाके 182 वाले में ही अपने कमेंट्स के रिप्लाई पढ़ना। नेक्स्ट, मैम मैं आपकी वीडियोस बहुत पसंद करती हूँ, मैंने BMCA किया है, 2 बच्चे हैं, बेटी और छोटा 3 साल का बेटा। मैं घर पर ट्यूशन करती थी, बेटे की स्पीच डिले हो गई थी, 2.5 साल तक कोई भी वर्ड नहीं, वो मीनिंगलेस था। अपने लोग बोलते थे कि आपके बच्चे को बहुत कम टाइम मिला या आपने स्क्रीन दिखा दी होगी। बातें सुनकर बस जैसे चैन ही उड़ गया। बेटे ने 3 साल पर सीधे सेंटेंस बोलने शुरू कर दिए, पूरा 1 साल डिप्रेशन रहा। अब मैंने अपना ट्यूशन पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। आपको तो अब डिप्रेशन खत्म हो जाना चाहिए था ना, अब हो गया। और जब हम कहते हैं ना, रात जितनी काली होगी सवेरा उतना चमकदार नजर आता है, तो वो चीज़ है। आपको एक गलत फहमी लोगों की चलते आप परेशान रही, लेकिन भगवान ने आपकी सुनी। अब वो सीधे सेंटेंस बोल रहा है, अब सब कुछ ठीक है। अपने आप को बोलो ये चीज़ कि फाइनली जो भी था एक एक्सपीरियंस था, या जो कुछ भी था एक टाइम था, निकल गया, अब सब कुछ ठीक है। तो अब जो वापस आने का टाइम है लाइफ में, और शुरू हो जाओ बस। जिस चैनल से टेट की प्रिपरेशन की है उसका लिंक दे दीजिए। लिंक विंक तो नहीं है, ऐसे एकेडमी था शादाब आलम, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसकी गारंटी बैच है उससे रिलेटेड भी है, निगेटिव भी आया मेरे पास फीडबैक कि जिन्होंने करा था उनको कुछ फ़ायदा नहीं। तो उसका गारंटी बैच के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन नॉर्मली जो मैंने तैयारी करी है, एक CDP और एक सोशल स्टडी, 2 करी थी बस। हिंदी इंग्लिश मैथ मैंने खुद किया था, तो वो की थी मैंने शादाब आलम अकेडमी से। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, आपको देखकर जीने की इच्छा हुई। उन खोखले रिश्तों में बंधकर पूरी तरह से खुद को खो चुकी थी। काफ़ी टाइम से आपकी वीडियो देख रही हूँ, और मैंने भी अपने सपनों का सफ़र शुरू करते हुए अपना एक एजुकेशन चैनल बनाया है। अगर कामयाबी मिली तो ये उनके मुंह पर एक तमाचा होगा जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन में, प्लीज़ सपोर्ट मी। बेस्ट ऑफ लक विद योर चैनल, और मेहनत करते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको लग रहा, सपोर्ट, यूट्यूब सबसे बड़ा सपोर्टर है। मैं तो यूट्यूब को सच में हर बार कहती हूँ मेरी माँ जैसा है ना। हर मौके पे आपको यूट्यूब खुद सपोर्ट करता है, नए क्रिएटर्स को। बस आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का नहीं लिया था, ना कोई मांगने से देता, और ना ही मेरे कुछ सपोर्ट करने से। मेरे अपने जो बच्चे चैनल बना रहे हैं, है ना, मैं एक आध बार उनका स्टार्टिंग में कम्युनिटी पोस्ट में किसी में डाल भी देती हूँ। 100-200 लोग वहाँ चले जाते हैं 1,18,000 में से, सोचो। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हम फैमिली फैमिली कहते हैं, यूट्यूब फैमिली है ये वो, लेकिन अगर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बोलूँ ना कि भैया 1,18,000 लोग हो, और ये चैनल मेरे बेटे का है, मेरे भाई का है, या मेरी भाभी का है, या मेरी बहू का है, उस पर मुश्किल से 200 लोग जाते हैं 1,18,000 में से। तो कोई किसी का सपोर्ट यहाँ पे करने नहीं बैठा हुआ है इस मामले में कि चैनल हमारे सपोर्ट करने से बढ़ जाएगा। नहीं, आपका चैनल बढ़ेगा आपके खुद के कंटेंट से, और उसे बढ़ाएगा खुद यूट्यूब, जो यहाँ का भगवान है इस चैनल का, ठीक है ना। तो किसी से ना, मुझसे ना किसी से कभी भी ना सपोर्ट मांगना,
बस पूरी जान लगा के अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करो और पोस्ट करो, अपने आप बढ़ेगा चैनल। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी फॉर एचटेट, आपने कोई ऑनलाइन बैच लिया है, बता दिया मैंने। चलो आगे, मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और तुम्हें एडमायर करती हूँ, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हालांकि मैं 46 ईयर ओल्ड हूँ, फिर भी हेड्स ऑफ यू। अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशन कहना चाहती हूँ आपसे एक बार, बट उसमें कमेंट बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ और कैसे आप तक अपनी फीलिंग शेयर करें? आई एम नॉट इंस्टा और FB, लव यू लॉट्स माई डियर। देखो, पर्सनल मैसेज करना या मैं भी आपको देख पाऊँ, इसका एकमात्र जरिया इंस्टाग्राम ही है। अगर आप इंस्टाग्राम पे वैसे नहीं हैं तो आप मेरे लिए एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, कितना स्पेस वो घेर लेगी। मत करो किसी को फॉलो, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, तो आपकी और मेरी वहाँ पर बात हो सकती है। ये नहीं कि आपने मैसेज किया मैं तुरंत पढ़ लूँगी, लेकिन हाँ, हफ्ते में 2 बार मैं कम से कम इंस्टाग्राम के मैसेजेस खोल लेती हूँ, कई बार हफ्ते में 1 बार, तो तब ज़रूर पढ़ लूँगी मैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, एक फ़ायदा कि आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नाम लिखा हुआ है, इसके पीछे बंदा कौन है, कैसा दिखता है। तो जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हो, मैं आपको फॉलो कर लेती हूँ, तो मुझे भी आप नज़र आते हो कि आप कैसे दिखते हो, तो वो ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ मुझे 1 लाख 1.5 लाख वो वाली चीज़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर होए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होए तो मेरे को नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे लोग यहाँ, मेन काम मेरा यूट्यूब का है, वो लोग मुझसे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सेम वही लोग वहाँ पे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, उससे बहुत बड़ा कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं फाइनेंशियली बहुत रिच हो जाऊँगी उससे, या कोई स्टेटस सिंबल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो केवल मुझे टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मैं पर्सनली आपको देख सकती हूँ आपकी फ़ोटोज़ के ज़रिए। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ। 2 कमेंट इसमें भी आए हुए हैं, जो जेवर कैसे लिया जाए उसमें, है ना, कि उसमें क्या कर सकते हो, पढ़ लेना उसको एक बार जाके। हेलो दी, मुझे आपसे ये पूछना है कि हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उन लोगों से कैसे डील करें। एग्जाम्पल के लिए मेरी जो जेठानी है, अगर मैं कहीं मैं अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ तो बहुत रोकती है, और जब वो कहीं भी जाती है तो मैं कभी उनको कुछ नहीं पूछती। 2 क्वेश्चन है, एक तो कहाँ रहना चाहिए चुप, और कहाँ बोलना चाहिए। इसके लिए आपको ना चैनल पेज पे जाना। स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी सेम टॉपिक पर, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, मतलब मुझे पर्सनली याद है उसकी डिस्कशन अभी तक भी, एग्जाम्पल दे के बताई थी, समझ आ जाएगा उसमें बहुत क्लियरली। टाइटल भी यही है, कहाँ बोलें, कहाँ चुप रहें, कहाँ इग्नोर करें, मिल जाएगी ईजियली, ठीक है, 2 मिनट लगा लेना। दूसरा क्वेश्चन जो है कि जब हमें कोई दिख रहा हो कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है ना, हम उसे कैसे बचें। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि वो आपराधिक तौर पे ना कर रहा हो। मान लो कोई हमारे गले पे चाकू ही रख के बैठ गया, गन पॉइंट पर रख लिया, वो मैं नहीं कह रही। परिवार में हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात समझ लो। आपका पॉइंट क्या है, आप कहीं बाहर जा रही हो, वो बहुत रोकती टोकती है, रोकती टोकती रहे, मैं तो जा ही रही हूँ। आ रही समझ में ये वाली चीज़? भैया, अगर मैं कहीं मार्केट जा रही हूँ, कोई मुझे कह रहा सुनीता कहाँ जा रही हो, बाजार जा रही हूँ, क्यों जा रही हो, ये लेने जा रही हूँ, अभी तो गई थी, हाँ फिर जा रही हूँ, फिर चली जाऊँ। पकड़ के तुम्हें बांध के बैठा थोड़ी लेगी, बोलना है उसे। और वही वाली बात कि वो बोलना भी उस टाइम पे बुरा लगता है कि क्यों टोक रही है, लेकिन एक हमें आदत हो जाती है कि अच्छा हम निकलेंगे, जैसे एक रिचुअल होता है ना, फ़ोन लेना है, चाबी लेनी है, चश्मा लगाना है, पानी की बोतल लेनी है, ऐसे भी जो है इसके भी डायलॉग सुन के जाने हैं, बस बात खत्म। जैसा अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगी वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं अपने ट्यूशन के बच्चों की इंग्लिश और हिंदी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। रोज़ रीडिंग करवाओ उनसे, एक ही तरीका होता है। रीडिंग जितनी करेगा बच्चा, रीडिंग डिक्टेशन और मैथ जितना करेगा उतना ही अच्छा होता जाता है, तो उससे बस रोज़ एक स्टेंजा पढ़वाओ, जितना पढ़वाती रहोगे उतना बढ़िया। अपने सामने खड़े करके पढ़वाओ, ये नहीं कि इतने की रीडिंग लगाओ, और जहाँ वो गलत पढ़े उसे हाथ के हाथ करेक्ट करो कि बेटा ये नहीं, ये आ जाएगा। 10 दिन करके देखो। नेक्स्ट दी, मेरे इन लॉज 14 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, काफ़ी एजेड हैं, उनका सारा काम हस्बैंड वाइफ ही करते हैं। मेरी MIL ऐसे तो ठीक रहती हैं, कहती भी हैं सारा काम तुम ही करती हो, खुश भी रहती हैं, बट कोई गेस्ट घर पर आते हैं तो मैं ऐसे बात करती हैं जैसे हम कुछ कर ही ना रहे हो। इस बात से मुझे काफ़ी गुस्सा आता है, क्या करूँ, सिर में दर्द हो जाता है। आपकी सास खिलाड़ी हैं, आपको सेट रखती हैं सारी ज़िंदगी ताकि आप घर पर आराम से काम करती रहो।
है ना, हाँ भाई तू ही करते, तुम्हें चढ़ा के रखते हैं, गेस्ट आता वो अपनी असलियत पा जाती है ना। तो वो खिलाड़ी हैं, अब उनके साथ खेलना है। तो जब जब वो कहे ना अकेले में भी कि तुम ही करती हो ये है वो, क्या ना मम्मी गेस्ट के सामने क्या हो जाता है आपको, एक आध बार कह दो तो, या फिर उनके सामने आप भी शुरू हो जाओ कि ये मैंने करा वो मैंने करा बताना। नेक्स्ट, दी हस्बैंड मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मायके में कोई सपोर्ट नहीं तो डिवोर्स नहीं ले सकती, कुछ बात नहीं बस सिगरेट और मावा करते, शादी को 25 साल हुए, टॉक्सिक ही, जरा केयर नहीं, फीलिंग नहीं, कैसे रहूं दी, मजबूर हूँ, प्लीज गाइड, कैसे सब सुधारूं। देखो जी, डिवोर्स आप ले नहीं सकती, आपने पहले ही कह दिया और मैं कहूंगी भी नहीं तुरंत के डिवोर्स ले लो, लेकिन 25 साल हो गए आपकी वो केयर नहीं करते, तो आप इतने साल बिना केयर के जब चल गई हो तो आपको अभी तक आदत हो जानी चाहिए थी कि भैया मुझे इस इंसान की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, केयर करने के लिए, मैं तो अपने आप में ही मस्त हूँ। हो जाती है यार आदत, कब तक भीख मांगोगे किसी से केयर करने की या कुछ करने की, हम अकेले ही अपना ध्यान रख लेंगे, यही होता है ना। तो सुधारने की बात वही है कि पहले अपने आप में कंटेंट हो जाओ, अपने आप में खुश रहना सीख लो। जब सामने वाले को ये लगता है ना कि इसको खुश रहने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली तभी घुटनों पे आता है कि भाई मेरी गरज है, मैं इससे बात करूँ ना करूँ, इसको तो मेरी परवाह है नहीं, परवाह नहीं, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। ये चीज़ आपको उन्हें दिखानी पड़ेगी करके। नेक्स्ट, दीदी मेरे जेठ ने 15 तोला गोल्ड का 2020 में मुथूट में रखा, 6 लाख के लोन लिया और पैसे नहीं भरे, 2026 में लोन 14 लाख हो गया। अब मेरे हबी उसको मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि हम धीरे धीरे उसको भर दें, बट मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी पैसे भरने का, जबकि उसने मेरी शादी का सारा गोल्ड है। ऐसे में हस्बैंड को कैसे समझाया जाए। आपके हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो सोना हाथ आ जाए वापस, है ना। अब जिस हिसाब से सोना बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो भैया भर दो, वरना वो पूरा ही चला जाएगा। नेक्स्ट, मैम लेकिन जिन बुढ़े बुढ़िया की काम मुसीबत में हेल्प करते हैं पूरे दिल से, फिर ठीक होने के बाद सीधे मुंह बात भी नहीं करते, हम वहाँ से गुजरे तो पर्दा लगा लेती हैं, तो बहुत ख़राब लगता है। वो लोग मेरे जेठ के साथ रहते हैं, जेठानी विलेज में रहती है, एंड फिर जब भी नीड होती है तो करना पड़ता है। एज अ बहू उनके घर के पास ही रहती हूँ, जेठानियाँ दूर रहती हैं, उनकी तारीफ़ें होती हैं, उनके बच्चों को फुल इम्पोर्टेंस मिलती है। मेरे हस्बैंड को सब दिखता है बट वो कुछ नहीं बोलते, अगर मैं हस्बैंड से कुछ बोलती हूँ तो हम दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, नहीं दोबारा व्हाट टू डू, नहीं करनी चाहिए, और ना कोई आपको फोर्स कर सकता। जो बिना करे, जिसकी तारीफ़ें हो रही हैं वही आए, करें ना करें, कि एज अ बहू हमें करना पड़ता है। जब एज अ बहू राजी खुशी में तो बहू के नाम पे पर्दा हो रहा है, तो काहे की बहू, नहीं करना चाहिए, सीधे बात खत्म। नेक्स्ट, मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मेरा छोटा 3 साल का बच्चा है, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है 4 साल पहले, उसके बाद घर में कुछ कलेश की वजह से मेरे फादर इन लॉ ने मुझे और मेरे हस्बैंड को घर से निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक बड़ी कंपनी में जॉब पकड़ लिया, कोरोना में वर्क फ्रॉम होम मिल गया, पर अब कोरोना पूरी तरह खत्म होने पर कंपनी ऑफिस बुला रही है, किसी का सपोर्ट नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को छोड़कर जॉब पर कैसे जाऊँ। हस्बैंड अभी सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन में घर रहते हैं, इनकम का सोर्स अभी नहीं है उनकी तरफ से। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बट मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, साथ ही साथ पीटीजी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, उम्मीद और मार्क्स देखकर लगता है कि निकल जाएगी। डर इस बात का है किसी का सपोर्ट नहीं होने पर बच्चा कैसे पलेगा, क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, पीजीटी की तैयारी छोड़कर सिर्फ हस्बैंड के इनकम पर डिपेंड रहकर घर और बच्चा देखना चाहिए। बहुत कंफ्यूज हूँ, किसी मेड या आया पर आज के टाइम पर भरोसा करने का मन नहीं करता बच्चे के लिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा बेबी प्लान करने की भी इच्छा है कुछ सालों में, मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत तरह के ख्याल आते हैं, बच्चे की परवरिश में अपना करियर, दोनों ही मेरे लिए प्यारे हैं। होने भी चाहिए, जब इतना टैलेंट है तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा है देखो 3 साल का है ना, अब वो स्कूल जाने लगेगा, जिस टाइम तक वो स्कूल से वापस आए उस टाइम तक आपके हस्बैंड अगर सीए फाइनल की तैयारी भी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो रात दिन पढ़ते ही रहेंगे, सिर उठाएंगे ही नहीं किताबों से। तो जिस टाइम वो बच्चा आए उस टाइम आधा पौना घंटे आपका बच्चा मतलब कि टेक केयर, कपड़े बदलना, खाना वाना देना, वो थोड़ा हस्बैंड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका भी ये है कि या तो अपने पीहर वालों में से किसी का या कोई विश्वास पात्र पड़ोसी हो, अगर आया वाया का तो मुझे भी लगता है बाहर वाले पे किसी पे इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आपके निगाह दौड़ा के देखो सर्कल में कहाँ से आपको इस तरीके की हेल्प मिल सकती है कि जो या तो उस टाइम पे आपके घर पे आ जाए या फिर आपका बच्चा वहाँ पर आप छोड़ सको, है ना। क्योंकि आधा दिन तो अब उसका स्कूल में ही निकल जाएगा, थोड़ा सा बस आधे दोपहर बाद के घंटों की है
तो मैं क्या वह के का देख लो, कुछ कर लो, या फिर अपने ऑफिस में बात कर लो कि भैया बच्चा है, क्या मैं उसे ला सकती हूँ। तो बनाओ, व्यवस्था बन जाएगी जब आप इस तरीके से सोचोगे। लेकिन दूसरा ख्याल आते ही कि क्या जॉब छोड़ दूँ, फिर दिमाग दूसरी दिशा में चलने लगेगा। तो यह जॉब तो करनी है, उसके साथ कैसे करना है फिर वो आप सोचो, आ जाएगा कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आपको पर्सनली दूँ, सबका सर्कल अलग, सबकी पर्सनल लाइफ अलग, सबके टर्म्स अलग। तो ये हमें ही पता होता है जब हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि कहाँ से हमें इस तरीके की हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट, शादी में गोल्ड पहनने को दे दो या कहकर अपना गोल्ड ले लो फिर ना वापस दे। गोल्ड का ही चल रहा खूब बढ़िया, यहाँ पे कमेंट आए जा रहे हैं। नेक्स्ट, दी घर को कैसे अच्छी तरह मैनेज करते हैं। मैं जॉब करती हूँ घर से दूर, मेरा 1.5 साल का बेटा भी है। हालांकि बर्तन झाड़ू पोछे के लिए मेड है, फिर भी मुझे लगता है घर हमेशा फैला रहता है, टाइम कम लगता है, काम ज़्यादा लगते हैं, एनर्जी कम रहती है, बच्चे के साथ भी टाइम नहीं मिल पाता, ना ही खुद के इंटरेस्ट की चीज़ों को देखने का। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे एक एक चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करो। जो बेसिक काम है वो डेली होते रहें, बाकी मेड भी है, बच्चा अभी छोटा है, धीरे धीरे वो बड़ा होएगा, स्थिति संभलेगी। इतना एंजाइटी वाली उसमें मत जाओ कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, होएगा, सब हो जाएगा। नेक्स्ट, दी फाइनली मुझे अपना पर्सनल स्पेस मिल ही गया ससुराल में। पहले तो ना सोने की जगह मिलती थी सही से, ना किचन में, ना वॉशरूम। अब एक रूम, किचन एंड वॉशरूम प्लस थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिल गया है दूसरे फ्लोर पर। बट अब जब शिफ्ट हो गई हूँ तो बहुत हर्ट हो रहा है, हस्बैंड के लिए भी बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से उनका पुराना स्पेस, पुरानी लाइफ छूट गई। इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हम दोनों रात रात भर रोते रहते हैं नए रूम में। क्या करूँ दी? क्यों रो रहे हो यार? पुरानी चीजें आज नहीं तो कल छूटेंगी ना, तभी तो नया बनेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो हस्बैंड को रोकने से, अपनी रोने से नहीं रोक सकती, पहले खुद रोना बंद करो। जब वो यहाँ पे खुश रहने लगेंगे वो भी हो जाएंगे सही। जब हम यहाँ आए थे तो आपको क्या लगता है उस दौरान में मुझे नहीं ये फीलिंग आती होगी कि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं अलग होना था, ना आना था, ना कुछ होना था। लेकिन इस घर को मैंने ऐसा बना दिया, इतना सुंदर दिखने में भी और वैसे भी माहौल वाइज भी, कि वो मस्त है। अब उनका मन ही नहीं करता कहीं और जाने का 1-2 घंटे से फालतू। इवन हम ट्रिप पे भी जाते हैं ना तो घर आके ऐसा लगता है कि जन्नत। तो अब जहाँ रह रहे हो वो आपकी जिंदगी है, उसको इतना बढ़िया बनाओ कि मजा आए रहने में। तो उसके लिए पहले आप खुद खुश रहो, फिर उन्हें रखो। नेक्स्ट, दीदी मेरे इन लॉज सिख हैं और नवरात्रि में भी नॉन वेज खाते हैं। मेरे छोटे बेबी और जॉब भी हैं, व्रत नहीं रख पाती तो किससे कैसे सेलिब्रेट करूं नवरात्रि। आप अपने ऊपर अपना तो चला ही सकते हो, उनका जो है वो होने दो। लेकिन कितने गलत बात है, नवरात्रि में भी नॉन वेज खाते हैं। मतलब वैसे तो नॉन वेज खैर मतलब पर्सनल चॉइस है, जो खाता है नहीं खाता है। लेकिन अगर मेरा व्रत है और सामने नॉन वेज बन रहा है तो अजीब सी स्थिति तो हो ही जाएगी। पर अगर आपको रखना है तो आप फिर भी रख सकती हो, मैं तो यही कहूँगी। नेक्स्ट, दी मुझे यूट्यूब के लिए ब्लूटूथ माइक चाहिए, कितना का ले लूँ अच्छा सा बताना प्लीज़। पहले मंगाया था तो आवाज़ में खरखराहट आती थी, जो मैंने ये लगा रखा है 800-900 रुपये का है और ये बढ़िया है। मैं हर बार प्रोडक्ट में टैग कर देती हूँ, वहीं से ले सकते हो। नेक्स्ट, मेरे फेस पर झाइयाँ हो गई हैं 1 साल पहले, कोई उपाय बताएं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूं, मेरा फेस ऑयली है। या तो एक बार क्योर स्किन वाला वो ट्राई कर लो, काम कर रहा था तो। और बाकी झाइयों के लिए फेस पैक, वेस पैक वगैरह जो स्किन केयर के चैनल है ना, आप उन पे देखो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे कभी ऐसा हुई नहीं, एक बार हुई थी, आलू रगड़ लिया, 2-4 बार साफ हो गई। इसलिए मैं कुछ इसमें सटीक वो दे नहीं पाऊंगी आपको। नेक्स्ट, दी वर्क प्लेस स्पेशली टीचिंग में किस तरीके से रहें स्टाफ में कि रिस्पेक्ट बनी रहे। कुछ लोग स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन बाद में थोड़ा ये लगता है जैसे हल्के में ले रहे हैं। कैसे लिमिटेड में कांटेक्ट रखें स्टाफ में, प्लीज़ सजेशन दें। अगर आपको शुरू में इज्जत मिलती है और बाद में वो आपको हल्के में लेते हैं, इसका मतलब आपका व्यवहार हल्का हो गया। अपने पद के अनुरूप व्यवहार करो। अगर आप किसी सीनियर हो ना तो उससे एक लिमिट से ज़्यादा झुक के मत बात करो, अपने पद का बनाए रखो थोड़ा। और अगर जूनियर हो तो भी सीनियर से भी जब बात करो, अपने हिस्से की रिस्पेक्ट तो उसको दो, लेकिन उसको ये अधिकार मत दो कि वो एक लेवल गिरा के आपसे बात कर सके। तो हमें हमेशा कॉन्शियस रहना होगा कि जो हमारा पद है, जो हमारी पोस्ट है, हम ना उससे कम इज्जत लें ना उससे ज़्यादा। तो एक हिसाब बना रहता है, आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना होता है कि भाई मैं नहीं लूँगी ये चीज़। तो आप कहीं ना कहीं उसमें ढील दे देती होंगी, इसीलिए आपको बाद में मतलब लोग हल्के में लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हम 9 दिन के उपवास में अपने मिस्टर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते हैं क्या? ये तो हर बावले को भी पता है भाई साहब।
आदमी खाने पीने का परहेज कर रहा है, तुम फिजिकल रिलेशन रख लोगे, काय का व्रत रह गया? सात्विकता चाहिए होती है व्रत में, खाने से लेके। कहाँ तो वो कि जी मैं फ्रेश होने चली गई तो मैं नहाऊं और ये करूं, तो ये सब काम तो आगे की चीज है। 9 दिन आपको सादा खाना, सादा और शुद्ध जीवन बिताना है, ये होता है उपवास किसी भी चीज का, 9 दिन का हो या और कोई हो। तो ये तो कोई पूछने वाली बात थी नहीं, पर चलो पूछ लिया, बता दिया। तो ये थे एपिसोड 182 के ढेरों प्रश्न। अब भी किसी का छुट्टी गया होगा, अगली बार आएगा मेरे पास कमेंट, पर्पजली मैं किसी का नहीं छोड़ रही हूँ। अच्छा ये हुआ खत्म, अब ठीक है, हाँ एपिसोड खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो वो एक पोर्शन मैंने बताया था ना उसको हाइप कर देना, क्लिप करके शेयर कर लेना, काम की चीज़ है, मैं भी करके रखूँगी अपने पास। और अगर किसी के मतलब का लगे तो शेयर पूरा वीडियो भी कर ही देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।